औरंगजेब खुद दक्कन में आ चुका था, लेकिन उसे यह पता चल चुका था कि हिंदवी स्वराज्य को इस भारत के नक्शे से मिटाना इतना आसान नहीं है। अब दो चीजों में से कोई भी एक चीज होने वाली थी, या तो हिंदवी स्वराज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता या फिर मुगल साम्राज्य। अब यह आर या पार की लड़ाई थी। औरंगजेब के हाथों से अब कल्याण भिवंडी निकल चुका था। वहां पर अब मराठों का भगवा लहरा रहा था। औरंगजेब का दूध भाई बहादुर खान कोकलताश बहादुरगढ़ पर डेरा डालकर बैठा हुआ था। वो मराठों पर नजर लगाए बैठा था, लेकिन मराठा फौजें मुगल साम्राज्य को नोच रही थी। नगर, नासिक, औरंगाबाद ऐसे मुगली थानों पर मराठे लगातार हमले किए जा रहे थे। बहादुर खान इनका पीछा करता, लेकिन उसके हाथों कुछ भी नहीं लगता। आखिरकार औरंगजेब को लगा कि जब तक मराठों के किले मुगल जीत नहीं लेते, तब तक मराठों को हराना लगभग नामुमकिन है। इसलिए उसने अपने मुगल सरदारों से पूछा कि स्वराज्य में मौजूद सबसे छोटा और जीतने में आसान ऐसा कौन सा किला है। आप गौर से देखना कि यही फर्क था छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब में। जहां छत्रपति संभाजी महाराज ने सबसे कठिन और औरंगजेब के पसंदीदा शहर बुरहानपुर को जलाकर राख किया था, वही औरंगजेब सबसे आसान किला जीतने की बात कर रहा था। औरंगजेब को जवाब मिला कि नासिक में स्थित रामशेज सबसे आसानी से जीता जा सकता है। उसने शहाबुद्दीन फिरोज जंग को रामशेज जीतने के लिए भेजा। उस वक्त रामशेज पर सिर्फ और सिर्फ 600 मराठे मौजूद थे। सिर्फ 600 मराठों को हराने के लिए शहाबुद्दीन फिरोज जंग 40,000 की फौज और तोफखाना लेकर रामशेज के पास पहुंचा। अप्रैल 1682 में रामशेज को चारों ओर से घेर लिया गया था। मुगलों द्वारा लगातार तोफ के गोले किले पर दागे जा रहे थे, लेकिन 600 मराठे 40,000 मुगल सेना पर भारी पड़ रहे थे। मराठे पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जिस किले को एक दिन में जीतने का मुगलों का ख्वाब था, उसे 1 महीना हो गया था, लेकिन मुगल जीत नहीं पाए। छत्रपति संभाजी महाराज के आदेश पर रूपाजी भोसले और मानाजी मोरे 7,000 की मराठा फौज लेकर बाहर से मुगल सेना पर टूट पड़े और रामशेज की पूरी घेराबंदी तोड़ दी। शहाबुद्दीन फिरोज जंग जुन्नर तक भागता रहा और छुप गया। औरंगजेब यहाँ गुस्से से उबल रहा था। उसने बहादुर खान को रामशेज की घेराबंदी करने के लिए भेजा। वो भी 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने करते करते 1 साल बीत गया, पर मराठों से रामशेज जीत नहीं सका। औरंगजेब ने उसे भी वापस बुलाकर कासिम खान किरमानी को रामशेज जीतने के लिए भेजा, लेकिन 5 साल बीत गए, फिर भी मराठों का भगवा रामशेज पर लहरा रहा था। औरंगजेब अब डरने लगा था कि मराठों का एक सबसे आसान किला हम 5 साल में जीत नहीं पा रहे, तो 350 किले कैसे जीतेंगे और कैसे मराठों का हिंदवी स्वराज्य खत्म करेंगे। यहाँ 1682-83 में मराठों ने औरंगाबाद यानी आज के छत्रपति संभाजीनगर में जोत वसूलने की शुरुआत कर दी थी। कोंकण, कल्याण, भिवंडी, जालना, मलकापुर सभी जगहों पर मुगल एक एक करके सारे युद्ध हारते जा रहे थे। औरंगजेब की हालत दिन ब दिन खस्ता हो रही थी। औरंगजेब का वफादार बेटा शहजादा मुअज्जम अब खुद मैदान में उतरा। उसने पन्हाला के पास डेरा डाला। तब मराठों के सर सेनापति हंबीराव मोहिते जी ने 15,000 घुड़सवार और 5,000 सैनिकों के साथ मुअज्जम पर हमला कर दिया और यहाँ खुद औरंगजेब के बेटे को भी शिकस्त खानी पड़ी। दिन पर दिन, महीनों पे महीने निकल रहे थे। हर रोज मराठों की जीत और मुगलों की हार की खबरें औरंगजेब के कानों पर पड़ रही थी। औरंगजेब को तो अब खुद के वफादार बेटे पर भी शक हो रहा था और दिलेर खान तक पर औरंगजेब शक कर रहा था कि ये मराठों से जाकर तो नहीं मिले। यहाँ अपनी जान पर खेलकर मराठों से लड़ने वाले शहजादा मुअज्जम और दिलेर खान औरंगजेब के इस रवैये से बहुत दुखी हुए। मुअज्जम ने खुद को छावनी में कैद कर लिया, जहां औरंगजेब खुद उसको मनाने के लिए पहुंचा। लेकिन यहां दिलेर खान ने सितंबर 1683 में जहर पीकर आत्महत्या कर ली। मराठों ने मुगलों को इतना जलील किया था कि दिलेर खान जैसे मुख्य मुगल सेनापति तक को जहर पीकर खुदकुशी करनी पड़ी। अब औरंगजेब के सब्र का बांध टूट रहा था। मात्र 26 साल के छत्रपति संभाजी महाराज ने इतने बड़े बादशाह को जलील करके छोड़ा था। औरंगजेब को एक तरकीब सूझी। उसने गोवा के पोर्तुगीजों को पत्र लिखकर कहा कि आप दक्षिण कोंकण से संभाजी महाराज पर हमला करो। आप जितना प्रदेश जीतोगे वो मैं आपको सौंप दूंगा। औरंगजेब खुद बादशाह था। उसकी बात सुनकर पोर्तुगीज खुश हुए। उस वक्त पोर्तुगीज वाइसरॉय था कोंडे दी अल्वोर। अल्वोर ने शंभूराजे को कैद करने की योजना बनाई, लेकिन वो हो न सका। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज पोर्तुगीजों के इस बढ़ती हिम्मत से बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने ठान लिया कि अब वो पोर्तुगीजों को सबक सिखा कर रहेंगे। शंभूराजे ने उत्तर कोंकण में पोर्तुगीज मुल्कों पर आक्रमण करने शुरू किए, जिससे अल्वोर बेचैन हुआ। उसने हिंदवी स्वराज्य में स्थित फोंडा किले पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू की। उस वक्त किले में बहुत कम मराठा सैनिक थे, जिनमें येसाजी कंक और उनके बेटे कृष्णाजी कंक भी थे। 1 नवंबर 1683 को मराठा और पोर्तुगीज फौजें आपस में भिड़ गई। मराठा सेना फोंडा किले की सुरक्षा कर रही थी और पोर्तुगीजों पर भारी पड़ रही थी। ऐसे में खुद छत्रपति संभाजी महाराज एक टुकड़ी के साथ बाहर से पोर्तुगीजों पर टूट पड़े। उनका रौद्र रूप देखकर पोर्तुगीज जान बचाकर भागने लगे।
पोर्तुगीज वाइसरॉय अल्वोर भी जान बचाकर भाग गया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने ठान लिया था कि वो हमेशा के लिए पोर्तुगीजों का बंदोबस्त करके रहेंगे। शंभूराजे सेना के साथ गोवा में आक्रमण करने के लिए निकल पड़े, लेकिन बीच में मांडवी नदी थी। पोर्तुगीजों ने उस नदी के बांध तोड़ दिए, जिससे नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, लेकिन शंभूराजे फिर भी उनका पीछा करते रहे। लेकिन पानी में उनका पैर घोड़े के रस्सी में अटक गया, जिससे वो डूबने लगे। उस समय खंडोजी बल्लाळ ने उनकी जान बचाई। उस दिन नदी ने पोर्तुगीजों की और अल्वोर की जान बचाई थी, लेकिन कॉन्डेडी अल्वोर बहुत डर गया था, इतना कि उसने गोवा के सेंट ज़ेवियर के शव को चर्च से बाहर निकाला और उसके हाथों में राजदंड देकर उसे प्रार्थना की कि हमें शंभूराजे से बचाइए। छत्रपति संभाजी महाराज का इतना खौफ पोर्तुगीजों के मन में निर्माण हो चुका था। इधर औरंगजेब को दक्कन में आकर 4 से 5 साल बीत चुके थे। रायगढ़, राजगढ़, सिंहगढ़, पुरंदर जैसे बड़े किले तो छोड़िए, रामशेष जैसा छोटा सा किला भी इतने सालों से वो जीत नहीं पाया था। स्वराज्य में कवि कलश को कुल 71 सौंपने की वजह से बहुत से मंत्री नाराज हो गए। कवि कलश छत्रपति संभाजी महाराज के अच्छे मित्र होने के साथ एक वफादार सेवक भी थे। शहाबुद्दीन स्वराज पर आक्रमण करने के लिए भोर में आ पहुंचा, तब उसे हराने की जिम्मेदारी शंभूराजे ने खुद कवि कलश को सौंपी। 14 जनवरी 1685 के दिन कवि कलश ने शहाबुद्दीन को बड़ी मात दी और मराठों की एक और बड़ी विजय हुई। अब औरंगजेब और उसकी सेना का मनोबल टूट चुका था। उन्हें एक छोटी सी जीत की लालसा थी, ताकि उनके मन में आशा की किरण जग सके, मुगल सैन्य का मनोबल बढ़ सके। इसलिए औरंगजेब ने 1686 में यह तय किया कि अब वो आदिलशाही और कुतुबशाही को खत्म करेगा और हिंदवी स्वराज की तरफ फिलहाल देखेगा भी नहीं। उसने सबसे पहले आदिलशाही पर हमला किया, लेकिन उसे वहां भी जीत नहीं मिल रही थी। आखिरकार उसने अपनी गद्दारी का अस्त्र बाहर निकाला और आदिलशाही सरदार सरजा खान को अपनी तरफ लिया। इस गद्दारी के कारण 12 सितंबर 1686 के दिन आदिलशाही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब औरंगजेब ने अपना मोर्चा कुतुबशाही की ओर निकाला, वहां भी उसे जीत नहीं मिल रही थी। फिर से उसने गद्दारी का अस्त्र बाहर निकाला और मुकर्रब खान और अब्दुल्ला खान उसके चंगुल में फंसे और इन दोनों मुख्य सरदारों की मदद से उसने राजधानी का मुख्य द्वार पीछे से खोल दिया। 21 सितंबर 1687 के दिन कुतुबशाही का भी हमेशा के लिए अंत हो गया। कुतुबशाही के युद्ध में व्यस्त हुए औरंगजेब का हिंदवी स्वराज्य की तरफ इतना ध्यान नहीं था, इसलिए उसका बेटा शहजादा अकबर, जो इतने सालों से छत्रपति संभाजी महाराज की शरण में था, वो सही समय देखकर ईरान में भाग गया। इस बात से औरंगजेब काफी गुस्सा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज ही छत्रपति संभाजी महाराज पर हमला कर दे। आखिरकार 1687 में आदिलशाही और कुतुबशाही पर बड़ी विजय मिलने के बाद मुगलों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। अब औरंगजेब ने फिर से अपना मोर्चा हिंदवी स्वराज्य की ओर मोड़ा। अक्टूबर 1687 में मुगलों ने वाई पर हमला कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज के आदेश पर सर सेनापति हंबीरराव मोहिते तुरंत अपनी फौज लेकर मुगलों पर टूट पड़े, लेकिन यहाँ एक अनहोनी हुई। मुगलों के तोफ का एक गोला सीधा हंबीरराव मोहिते जी को लगा। हिंदवी स्वराज्य के सर सेनापति और छत्रपति संभाजी महाराज के मामा हंबीरराव मोहिते जी ने लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस घटना से शंभूराजे काफी टूट गए, लेकिन यहाँ स्वराज्य को सबसे बड़े झटके लगने तब शुरू हुए जब धीरे धीरे अपने ही लोग गद्दारी कर पद और धन के लालसा में औरंगजेब से जाकर मिलने लगे। जो रामशेष पिछले 6 सालों में अजिंक्य था, वो फितूरी के कारण मुगलों ने जीत लिया। इसी प्रकार सालेर का किला भी मुगलों ने फितूरी करके मराठों से जीत लिया। यह गद्दारी की लहर अब सीधे छत्रपति संभाजी महाराज के करीबियों तक आ पहुंची थी। मुगलों ने मावल, तुळापुर, कोल्हापुर इन सब दिशाओं से स्वराज को घेर लिया था। कुछ मतभेदों के कारण गनोजी शिर्के और कवि कलश में लड़ाई छिड़ गई। कवि कलश उस वक्त विशालगढ़ की ओर चले गए। उसी समय गनोजी शिर्के कवि कलश पर हमला करने के लिए विशालगढ़ की ओर बढ़े। ये बात छत्रपति संभाजी महाराज को पता चली। तब वो जल्द से जल्द विशालगढ़ पर पहुंचे। विशालगढ़ पर पहुंचने के बाद गनोजी ने आक्रमण करने की योजना रद्द कर दी। उतने में शंभूराजे को एक खबर पता चली कि जुल्फिकार खान रायगढ़ की घेराबंदी करने वाला है। छत्रपति संभाजी महाराज को कुछ भी करके विशालगढ़ से रायगढ़ की ओर जल्द से जल्द पहुंचना था। इसलिए वो कवि कलश और कुछ प्रमुख सरदारों के साथ रायगढ़ के लिए निकल गए। वो संगमेश्वर से होते हुए रायगढ़ की ओर जा रहे थे, क्योंकि वो गुप्त रास्ता था और छोटा भी था। छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर में रुके। वहां पर उन्होंने कुछ जनता के वाद विवाद मिटाए। अगले दिन वो रायगढ़ के लिए निकलने ही वाले थे कि उन्हें खबर मिली मुगल सरदार मुकर्रब खान 3000 की फौज लेकर संगमेश्वर में आ पहुंचा है। ये सुनकर शंभूराजे हताश हो गए, क्योंकि किसी अपने ने ही गद्दारी की थी। अब वो गद्दार कौन था, इस पर इतिहासकारों में अक्सर विवाद होते रहते हैं। कोई कहता है कि गनोजी शिर्के फितूर थे, तो कोई कहता है कवि कलश फितूर थे। लेकिन मैं आपको नहीं बताने वाला कि असली फितूर कौन है, क्योंकि हमें एक आदत है, हम हमेशा इतिहास को भावना से जोड़कर देखते हैं, इसलिए सच्चाई को सहन नहीं कर पाते।
इसलिए यह बात मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आप खुद पढ़िए कि कौन गद्दार था, इसी बहाने आप थोड़ा इतिहास भी पढ़ लेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ कवि कलश, महालोजी घोरपड़े, संताजी घोरपड़े, खंडोजी बल्लाळ और कुछ 300 से 400 मावळे थे। मुकर्रब खान 3000 की मुगल फौज लेकर संगमेश्वर के वाड़े में घुस गया। मराठे और मुगलों में तूफान युद्ध हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज साक्षात महाकाल का रौद्र रूप दिख रहे थे। इस लड़ाई में एक एक करके मराठा सैनिक वीर गति को प्राप्त होते गए और आखिरकार छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को जंजीरों में जकड़ा गया। 1 फरवरी 1689 का वो काला दिन था जब शेर का छावा, जो पिछले 9 सालों से औरंगजेब पर भारी पड़ रहा था, आज अपनों की ही गद्दारी के कारण शत्रु के चंगुल में फंस गया। 15 फरवरी तक मुकर्रब खान शंभुराजे और कवि कलश को लेकर बहादुरगढ़ पर पहुंचा। औरंगजेब खुशी के मारे पागल हो रहा था। स्वराज्य पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा था। अनेक मराठा वीरों ने छत्रपति संभाजी महाराज को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास विफल हो गए। अगर मेरे राजा को नियति ने छूटने का सिर्फ एक मौका दिया होता तो महादेव की सौगंध आज इतिहास कुछ और ही होता। औरंगजेब ने आदेश दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज को ऊंट पर बिठाकर तख्ते कुला चढ़ाया जाए। तख्ते कुला मतलब विदूषक जैसी एक टोपी होती थी जिसे वो लकड़ी से बनाया जाता था, जिसमें हाथ भी बांधे जाते थे। 15 फरवरी के दिन शंभुराजे को ऊंट पर बिठाकर घुमाया गया, जिनका नाम सुनकर मुगल थर थर कांपते थे। आज उन्हीं को इस हालत में देखकर सभी मुगल खुशी से नाच रहे थे, उन पर पत्थर फेंक रहे थे। कोई उनके शरीर पर भाले की नोक से वार कर रहा था। दोपहर तक इस तरीके से शंभुराजे और कवि कलश को दीवाने आम में पेश किया गया। छत्रपति संभाजी महाराज अभी भी पूरे स्वाभिमान के साथ बिना झुके बादशाह के सामने खड़े हुए। उनके साथ कवि कलश भी थे। इखलास खान ने शंभुराजे को कहा कि है काफिर, अपने गर्दन झुका और बादशाह सलामत को ताजीम दे। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने कहा कि हट, कौन बादशाह, कैसा बादशाह? हम छत्रपति हैं, तुम्हारे बादशाह को कहो कि हमें झुककर मुजरा करे। और इस तरह शंभुराजे बादशाह की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। इस हालत में भी यह छावा झुकने के लिए तैयार नहीं था। बादशाह वैसे बहुत खुश था कि अल्लाह ने उसकी बात सुन ली थी। वो अपने आसन से उठा और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए अपने घुटनों पर बैठा। तभी कवि कलश को एक कविता सूझी। कवि कलश ने कहा, यौवन रावण की सभा शंभु बंध्यो बजरंग, लहु लसत सिंदूर समखुब खेल्यो रणरंग, जो रवि छवि लखत ही खद्योत होत बदरंग, हे राजन तुव तेज निहार के त्यकत त्यजेय औरंग। ये सुनकर औरंगजेब गुस्सा हुआ और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि कवि कलश की जीवा काट डालो। एक एक दिन बीत रहा था, लेकिन शंभुराजे की आंखें तक औरंगजेब के सामने झुक नहीं रही थी। औरंगजेब ने महाराज से कहा कि हे संभा, अपनी आंखें झुका मेरे सामने। तब शंभुराजे ने कहा कि औरंगजेब, ये आंखें झुकती है सिर्फ माँ साहेब जिजाऊ, आबा साहेब और माँ भवानी के सामने। औरंगजेब ने कहा कि मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा। शंभुराजे ने कहा कि तुझे आंखें निकालनी है तो निकाल, पर ये आंखें तेरे सामने नहीं झुकेंगी। औरंगजेब के आदेश पर छत्रपति संभाजी महाराज की आंखों में गर्म सरिया घुसाई गई और उनकी आंखें निकाल दी गई। औरंगजेब ने शंभुराजे को कहा कि इस्लाम स्वीकार कर लो, हमारी तरफ आ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन इस धर्मवीर ने दहाड़ कर कहा कि हम ऐसे कायर नहीं जो मृत्यु के भय से अपना धर्म बदल ले। खुद छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने ग्रंथ बुद्धभूषण में यह श्लोक लिखा था, जीवितम मृतकम मन्ये देहिनाम धर्म वर्जितम, मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी भविष्यति। अर्थात धर्म से अलग आचरण का अर्थ है कि शारीरिक मनुष्य जीवित होते हुए भी मृत है। यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति मर भी जाए तो भी वह सदैव जीवित रहता है। औरंगजेब बार बार बोलता रहा कि बता दो कि हमारा खजाना कहाँ छुपाया है, हमारा कौन कौन व्यक्ति तुम्हारे साथ मिला हुआ है और इस्लाम स्वीकार कर लो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज टस से मस नहीं हुए। धीरे धीरे उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। 3 मार्च 1689 को मुगलों की छावनी बहादुरगढ़ से भीमा और इंद्रायणी नदी के संगम पर तुड़ापुर में बसाई गई। अभी भी शंभुराजे के हाल हाल किए जा रहे थे। उनके नाखून निकाले गए, तलवारों से उनके शरीर पर वार किए गए, उन पर नमक लगाया गया, बाल उखाड़े गए, उनकी त्वचा तक निकाली गई। फिर भी ये छावा औरंगजेब के सामने झुका नहीं। इतने अत्याचारों के बावजूद उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आखिरकार 11 मार्च 1689 का वो दिन आया। सुबह 10 बजे छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को वड़ू के बाजार में लाया गया। सबसे पहले कवि कलश का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। आखिरकार शंभुराजे को जमीन पर लिटाया गया। एक एक करके उनके हाथ, उनके पांव तोड़े गए। सबसे आखिरी उनकी गर्दन। शंभुराजे का मस्तक भाले की नोक पर लगाकर मुगल नाचते गाते औरंगजेब की छावनी की ओर जा रहे थे। यही वो मस्तक था जो सईबाई साहेब ने लोरी सुनाते हुए अपनी गोद में रखा था। यही वो मस्तक था जो आगरा में औरंगजेब के सामने बिना डरे ऊंचा था। यही वो मस्तक था जिस पर माँ साहेब जिजाऊ के आशीर्वाद बरसते थे।
इसी मस्तक पर आबा साहेब छत्रपति शिवाजी महाराज प्यार से हाथ फेरते थे। इसी मस्तक पर राज्याभिषेक के दौरान दूध की धाराएं बही थी और सभी हिंदुओं को यह विश्वास दिला रही थी कि यह मस्तक हिंदुओं के स्वराज्य के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। शंभूराजे के मस्तक से रक्त की एक बूंद भीमा नदी के जल में गिरी। उस वक्त भीमा नदी भी कांप गई होगी, कह रही होगी कि इसी स्वराज्य के तट पर महाराष्ट्र का क्षात्र धर्म तेज से चमक रहा था। औरंगजेब के सामने शंभूराजे का कटा हुआ सिर लाया गया। शंभूराजे के शरीर के टुकड़ों को संगम के किनारे डाल दिया गया। बाद में शिवले पाटिल परिवार ने उन टुकड़ों को समेटा और उनका अंतिम संस्कार किया। औरंगजेब खुश था कि अब आखिरकार हिंदवी स्वराज्य इस नक्शे से खत्म हो गया। अब ना मराठों का छत्रपति रहा, अब ना इनका स्वराज्य रहेगा। तभी औरंगजेब का एक खबरी एक खबर लेकर छावनी में दाखिल हुआ। औरंगजेब ने कहा कि कहो क्या खबर है, आज हम बेहद खुश हैं। तभी खबरी ने कहा कि बादशाह सलामत छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज मराठों के छत्रपति के रूप में सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। यह सुनकर औरंगजेब फिर से हताश हुआ। वो सपना देख रहा था कि अब वो दिल्ली में जाकर फिर से तख्त पर बैठेगा, लेकिन वो कभी भी वापस दिल्ली लौट न सका। मराठे छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद और ज्यादा आक्रामक हुए। 1707 में खुद को आलमगीर कहने वाला औरंगजेब इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में दफन हुआ। मरते मरते उसने कहा कि काश मेरा एक बेटा होता संभा जैसा, मैं पूरी दुनिया जीत लेता। जिस तरह महर्षि दधीची की अस्थियों से इंद्रदेव का वज्र ये अस्त्र बनाया गया था जिससे असुरों का नाश हुआ, उसी तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज की चिता से उठी चिंगारियों ने मराठों के मन में ऐसी आग भड़काई कि हिंदुस्तान के नक्शे से मुगल साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। मराठों का भगवा ध्वज पूरे भारत में फहराया। दोस्तों, इन 6 एपिसोड में मैंने छत्रपति संभाजी महाराज का पूरा जीवन आपको बताने का प्रयास किया, जो आज तक YouTube पर कभी नहीं हुआ था। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जाइए और पूरी छावा सीरीज देखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए। मैं शशांक जल्द ही मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। जय शिवराय, जय शंभूराजे।